फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन की प्रिपरेशंस के बारे में। वैसे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे इंसुलिन, क्योंकि इतना फेमस मॉलिक्यूल है। हर कोई इंसुलिन पे काम करना चाहता है, इसलिए काम करना चाहता है क्योंकि कोशिश करते हैं कि लोग इसको ओरली बनाया जाए, लेकिन ओरली बनाना बहुत मुश्किल है, फॉर्मुलेशंस ऐसी बन नहीं पा रही हैं। इसलिए आज भी सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और इमरजेंसी कंडीशंस में रेगुलर इंसुलिन ही एक ऐसा इंसुलिन है जो आईवी रूट से दिया जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में। तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, मैं डायरेक्टली अब मैं नोट गिव द MCQs एंड ऑप्शंस, आई विल डायरेक्टली load some questions to check your memory status and to your knowledge। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस जो क्वेश्चंस मैंने इसमें अपलोड किए हैं उनसे आपका काफ़ी कुछ चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पहले, मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप डायबिटीज़ इंसुलिन के बारे में पढ़ सकते हैं। देन यू विल मूव टू दिस वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो मॉलिक्यूल है इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी होती है। जनरली इंसुलिन की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो जनरली 6 to 9 मिनट्स, जनरली 6 मिनट्स की होती है। 6 मिनट तक ही ये प्लाज्मा में रहता है, उसके बाद ये फटाक से डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि जो मेन जो ऑर्गन है जो इसको डिग्रेड करते हैं दे आर लीवर और किडनी। लीवर और किडनी दो ऐसे ऑर्गन है बिकॉज दे हैव इंसुलिनेज एंजाइम दैट विल डिग्रेड दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फास्टिंग। अगर हम किसी से पूछे कि फास्टिंग स्टेज क्या होती है, तो फास्टिंग स्टेज का जनरली मतलब यही है कि किसी भी पर्सन ने जनरली 8 घंटे तक कुछ ना खाया हो, दैट इज़ कॉल्ड एज योर फास्टिंग स्टेज। ए पर्सन डज नॉट हैव एनी कैलोरी not less than 8 hours, is that stage is called as your fasting stage. Second, another question is diabetes is diagnosed when the fasting blood glucose is। जनरली हम डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए फास्टिंग ग्लूकोज, सुबह उठ के जो ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं वो जनरली उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। जनरली अगर आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर 100 ml और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बराबर है या इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मोर मेक्स यू डायबिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड एंड हाउ many amino acids it contains and how many chains। इंसुलिन जो है आपका पॉलीपेप्टाइड है, इसमें 2 चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, जो आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं। और इन दोनों के अंदर जो टोटल अमीनो एसिड्स हैं वो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन के अंदर आपके 30 अमीनो एसिड होते हैं। सो हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ए चेन एंड बी चेन, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, आउट ऑफ बीफ एंड पोर्क, बीफ मतलब गाय का, पोर्क मतलब सुअर का, विच इंसुलिन इज़ मोर होमोलोगस टू ह्यूमन इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन जो है इट इज़ मोर होमोलोगस, समानता है ह्यूमन इंसुलिन के साथ। द आंसर इज़ जो पोर्क इंसुलिन है वो इट इज़ मोर होमोलोगस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड की पोजीशन में चेंज होता है जबकि बीफ और बोवाइन इसका जो इंसुलिन होता है इसमें 3 अमीनो एसिड चेंज होते हैं। लेकिन आजकल जो है इंसुलिन जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो स्ट्रेन्स यूज़ किए हैं, इकोलाई और यीस्ट, उनकी स्ट्रेन्स को यूज़ किया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, उसमें हम चेंजेस करके इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक को चेंज कर सकते हैं। we can make them short acting, we can make them long acting, just changes the sequences of the amino acids and some or other modifications. What is the role of C peptide? Yes, this is very important. जनरली क्या है कि इंसुलिन जो है प्री प्रो इंसुलिन से बनता है, वो क्लेवे उसका जो है
क्लीवेज होता है, फिर वो प्री इंसुलिन बनता है, प्री इंसुलिन से सी पेप्टाइड रिलीज़ होकर आपका इंसुलिन बनता है। तो जब ख़ास बात सी पेप्टाइड की ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन को ब्लड में मेज़र करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसका हाफ लाइफ सिर्फ 6 मिनट ही होता है। लेकिन ये सी पेप्टाइड जो है ये इक्विमोलर कंसंट्रेशन में रिलीज होता है। मतलब जितना इंसुलिन रिलीज हुआ है पैनक्रियाटिक सेल से, बीटा पैनक्रियाटिक सेल से, उतना ही सी पेप्टाइड रिलीज़ होगा। और सी पेप्टाइड का जो हाफ लाइफ है वो 30 से 35 मिनट है। तो इसलिए अगर हमें पता चला लगाना हो कि कितना इंसुलिन पैनक्रियाज ने रिलीज़ किया, so that we are not going to measure insulin directly, we have to measure C peptide। C peptide डायग्नोसिस में हेल्प करता है कि आपका डायबिटीज़ 1 है या 2 है। क्योंकि अगर डायबिटीज़ 1 है तो नो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सी पेप्टाइड भी नहीं होगा। तो अगर हमें सी पेप्टाइड नहीं मिला तो वैन वी कैन से दैट कि यस द पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज केमिकली एसिड बाय। अगर हमें फिर भी इंसुलिन को केमिकली ऐसे करना है देन वी हैव रेडियो इम्यूनो एसे और इम्यूनो एसे फॉर द केमिकल एस्टिमेशन ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन्स ग्लूकोज इनटेक इज डिपेंडेंट अपॉन इंसुलिन। वो कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसके जो ग्लूकोज का अपटेक टोटली इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहता है। द आंसर फॉर दिस इज आपकी स्केलेटन मसल्स, एडिपोज टिश्यू। दीज आर द 2 मेजर ऑर्गन्स इन विच जिसमें ग्लूकोज का इनटेक सेल्स के अंदर सिर्फ इंसुलिन ही करा सकता है, बाकी और कोई नहीं करा सकता। और जब भी डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन कम होता है या नहीं होता है, तो ग्लूकोज इनके अंदर नहीं जा पाता। So that's why they will start production of adipose tissue, will start the production of free fatty acids, and gluconeogenesis process will be started later on. Which of the organs glucose intake is not dependent upon insulin? मतलब insulin sensitive receptors for glucose intake is absent in which organs? Generally liver, brain, RBC and kidney cells. These are the organs which does not require insulin to uptake the glucose. Okay, now moving to the next question. Which glucose transporters are sensitive to insulin? Yes, this is very important. कई बार पूछा जाता है कि इंसुलिन के सेंसिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो कि आपके एडिपोज फैट सेल्स के अंदर और आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लूकोज को लेके जाएंगे, दैट इज़ GLUT4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स आर इंसुलिन सेंसिटिव and they will transport the glucose from outside to inside the cell. Next question is why orally glucose invoke more insulin than glucose given IV? जनरली अगर आप ग्लूकोज एक IV दे रहे हो, एक ओरली दे रहे हो, तो जो ओरली ग्लूकोज दिया जाता है वो इट विल लीड्स टू मच मोर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एज कंपेयर्ड टू जो आपका इंसुलिन है, जो ग्लूकोज है जो आपने IV दिया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि intestinal hormones that are called as incretins like glucagon like peptide GLP-Ps, ये क्या है आपकी इंसुलिन की सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं। जबकि आपका डायरेक्ट अगर आप IV ग्लूकोज दोगे तो यू विल मिस दिस incretins. So that's why an orally given glucose evoke more insulin response rather than the IV given glucose. Next question is in the insulin receptors 2 belongs to which family? Actually insulin का जो receptor है it have 2 subunits, 2 alpha units and 2 beta units. इंसुलिन जो है अल्फ़ा सब यूनिट्स के साथ बाइंड करता है और बाइंड होने के जैसे ही बाइंड होता है जो इंट्रासेलुलर है, अल्फ़ा सब यूनिट्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सपोज टू आउटसाइड
और जो इंट्रासेलुलर जो है दैट आर बीटा सबयूनिट्स दे विल अंडरगो phosphorylation. These are tyrosine kinases. Tyrosine kinases receptor is your insulin receptor. इंसुलिन बाइंड हुआ, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोराइलेट हुआ, रिसेप्टर विल डाइमराइज एंड आफ्टर डाइमराइजेशन दे विल do the signal transduction procedure and leads to the various effects. Next question is what blood glucose level leads to hypoglycemia. मतलब जनरली हम ये कहते हैं कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक है, तो इसकी क्या मतलब है, इसका ग्लूकोज लेवल कितना है. जनरली अ ग्लूकोज लेवल 40 मिलीग्राम पर 100 ml और 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस देन 40 मेक्स द पेशेंट hypoglycemic. Next term, a short-term management or regulation of hypoglycemia is done by which hormone. आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया या फिर इंसुलिन ने ज़्यादा एक्ट कर लिया है, इट्स मेन लीड्स टू डेफिनेटली यू डोंट हैव ग्लूकोज इन योर ब्लड. सो दैट्स वाई इन दैट केस जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए द अल्फा सेल्स विल रिलीज glucagon and at the same time epinephrine adrenaline hormone is released that will totally have opposite effect of insulin. Glucagon, what it will do, it will stimulate gluconeogenesis and glycogenolysis to produce the glucose. And similarly this is epinephrine or adrenaline, it will stimulate the lipases and which will break down the triacylglycerols to fatty acids, and these fatty acids now will be used for gluconeogenesis process and for the production of your ketone bodies. Long-term management of hypoglycemia is done by which hormones? Generally long-term management की अगर बात करें then we have an hormone cortisol. Cortisol have just opposite effect of the insulin and it will perform all those functions similar to your glucagon and your adrenaline. Next question is glucagon have how many chains and how many amino acids? Yes, this is the counter regulatory hormone for insulin. So glucagon have only one single polypeptide chain and it have only 29 amino acids in that. Nothing more than that. It does not have the two chains. Glucagon receptor is which type? This is another very important question. Insulin का जो receptor है that belongs to tyrosine kinase family, but glucagon receptor belongs to G protein coupled receptor. Next question is the rate of formation of hemoglobin 1AC. This hemoglobin is called as glucosylated hemoglobin, and the glucosylated hemoglobin is the perfect marker to determine whether the patient is your diabetes or not. Fasting blood glucose generally it is not a good parameter, but अगर हमें वाकई पता लगाना है then we have to this marker glucosylated hemoglobin HB1AC is used because ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बताएगा लास्ट 3 months का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और false about the actions mediated by insulin? Yes, insulin inhibits the lipolysis in adipose tissues and promotes triglycerol synthesis. This is an absolutely right statement. It does not allow to produce the free fatty acids so that they can undergo your gluconeogenesis or formation of ketone bodies. Insulin enhances the clearance of VLDL and chylomicron by stimulating vascular endothelial and lipoprotein lipases. It is an again absolutely right statement because the triglycerides by the lipoprotein lipases in the endothelial cells, they will break down and release free fatty acids, and these fatty acids are taken up by your adipose tissues and convert them to triacylglycerols.
Next, insulin increase amino acids uptake and promotes protein synthesis is again absolutely right statement, true statement. Insulin inhibits gluconeogenesis from glycerol, free fatty acids and protein in liver. Yes, it is again a right statement. Next, insulin enhances glycogen synthesis in liver, muscles and the fat cells. Yes, this is also a right statement. अगर हमें इसका अगर ग्लूकागोन या एड्रेनलिन का इफेक्ट देखें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इन सब पे. Now statement is F. Subcutaneously given insulin or exogenous also have C peptide. That F statement is absolutely wrong. क्योंकि C peptides जो है वो इंसुलिन के साथ बीटा पेनक्रियाज सेल ही सीक्रेट करती है. बाहर से जो हम इंसुलिन लेते हैं उसके अंदर C पेप्टाइड नहीं होता है. Exogenous insulin does not have C peptide. Very important. You must remember this. Next is insulin is discovered. इंसुलिन को डिस्कवर्ड किसने किया? बाय हाइपोग्लाइसेमिक. इट इज़ बेंटिंग एंड बेस्ट. कई बार पूछ लेते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि बहुत फेमस मॉलिक्यूल है इंसुलिन, इसलिए पूछ लेते हैं कि इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया? बेंटिंग एंड बेस्ट इन 1921. और जो इंसुलिन का तो स्ट्रक्चर है कि यहाँ इसके अंदर ए चेन है, बी चेन है, इतने अमीनो एसिड्स हैं, ये जो डिटरमाइन किया, इट इज़ डिटरमाइंड बाय सेंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. यस, बाय यूजिंग द स्ट्रेन्स ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जनरली इकोलाई और ईस्ट से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके वी हैव गेन द ह्यूमन इंसुलिन. Next is which insulin production is rapid acting and onset of action is? Generally 4 इंसुलिन की फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल है. वन इज रैपिड एक्टिंग, वन इज शॉर्ट एक्टिंग, वन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड वन इज लॉन्ग एक्टिंग. इन चारों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और अलग अलग ऑनसेट ऑफ एक्शन है. अगर हम बात करें रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसमें आपकी इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूसिन साइन, ये 3 फॉर्मुलेशन है जो कि रैपिड एक्टिंग में आती है. इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 15 to 20 मिनट्स में ये आपका एक्शन शो कर देते हैं. इसलिए जनरली ये 15-20 मिनट पहले खाने से पहले लिए जाते हैं. और दिस मेन मोटो इज़ टू कंट्रोल पोस्ट प्रेनाटल ग्लूकोज लेवल्स. खाने के बाद जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जनरली वी यूज़ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. नेक्स्ट इज विच इज शॉर्ट एक्टिंग. अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसमें आपका रेगुलर इंसुलिन आता है. रेगुलर इंसुलिन जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट्स to 60 मिनट्स तक होता है. और ये भी जनरली आपका पोस्ट प्रेनाटल ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ इंसुलिन प्रिपरेशन दैट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग. इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपकी आइसोफेन इंसुलिन आता है और ये जनरली आपके बेसल कंट्रोल का मतलब है आप फास्टिंग, जनरली आप सो रहे होते हो तो जनरली आपकी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है, तो लीवर आपका बहुत सा ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है. सो एट द टाइम ऑफ नाइट और इन द फास्टिंग कंडीशंस टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल वी हैव यूज इंटरमीडिएट एक्टिंग आइसोफेन और एनपीएच इंसुलिन जो है वो इस कैटेगरी में आता है. और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं वो भी बेसल कंट्रोल में यूज होते हैं, ना कि पोस्ट प्रेनाटल कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंसुलिन प्रिपरेशन इज लॉन्ग एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग में आपकी 2 प्रिपरेशन आती है, इंसुलिन ग्लार्जिन एंड इंसुलिन डेट्रीमेर. डेट्रीमेर में क्या है कि आपका इंसुलिन के एक फैटी एसिड अटैच कर दिया जाता है और वो फैटी एसिड एल्बुमिन के साथ बाइंड हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट विल स्लोली रिलीज विल गो एंड हैव अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन. जनरली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है को किसी भी आप
डिफरेंट वाइल, एक ही वाइल में मिक्स नहीं करना, ना रेगुलर इंसुलिन के साथ ना शॉर्ट एक्टिंग के साथ, कीप इट सेपरेट बिकॉज इनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसुलिन पीकलेस इंसुलिन ग्लार्जिन इज एन पीकलेस इंसुलिन। नेक्स्ट, विच इंसुलिन प्रिपरेशन आर यूज टू कंट्रोल पोस्ट प्रोनाइडल ग्लूकोज लेवल्स। जनरली टू ही हैं, एक आपका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसमें आपका इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन रिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूसिन, और जो है रेगुलर इंसुलिन जो है वो भी आपका पोस्ट प्रोनाइडल ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच इंसुलिन इज़ यूज फॉर फास्टिंग और बेसल कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ 1। बेसल कंट्रोल में मैंने बता दिया है, फास्टिंग कंडीशन के अंदर या तो आप इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करोगे या फिर आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन इज विच आयन और ऑर्गेनिक अमीन आर यूज टू कॉम्प्लेक्स विद इंसुलिन एंड रिटार्ड एब्जॉर्प्शन। अगर हमें किसी को इंटरमीडिएट एक्टिंग, जैसे रेगुलर इंसुलिन है उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग बनाना है, then we have to use either zinc ions in a much more quantity, zinc, and another the amine is protamine. They will form, these are the positively charged ions, positively charged, and they will form a complex with insulin. Either they will form hexamer or aggregates of insulin that will slowly absorb and gives the action at an intermediate. So that's right. Thank you very much for this video. Thanks a lot. I hope some of the questions are new and it will update your knowledge. Thank you. Thanks a lot.